देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल रीजन, न्यूक्लियोफाइल्स रीजन, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं एक्चुअल में न्यूक्लियस। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर रहे हो तो खुद कैसे होंगे वो? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे, खुद नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे उन्हें? न्यूक्लियोफाइल्स। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग species species are known as न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसको इंडिकेट करते हैं NU नेगेटिव से, ठीक है ना? इट इज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच रिच species and and attack at the electron deficient center, electron deficient deficient center। ठीक है, अब बात करें कि सबसे पहले कि हम किस किस तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास में नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं दे आर ऑल व्हाट? न्यूक्लियोफाइल्स। तो हम पहला पॉइंट डाल देते हैं, नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज चार्ज स्पीसीज। स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो लाइक H नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज है। Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। CH3 नेगेटिव चार्ज, NO2 नेगेटिव चार्ज, Br नेगेटिव चार्ज, NH2 नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज। जितने भी नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑल बिहेव एज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर? सेकंड पॉइंट, देखो एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल वो जो अपने लोन पेयर को डोनेट करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज से रिच होता है। अगर उसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल है तो भी वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड कंटेनिंग कंटेनिंग लोन पेयर
lone pair of electrons are न्यूक्लियोफाइल्स। तो जिनके पास लोन पेयर भी हैं वो भी किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक वाटर। तो वाटर के पास क्या रखा है, लोन पे रखा हुआ है, लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, फॉस्फीन, ईथर, सेकेंडरी एमीन्स या प्राइमरी एमीन्स एक्सेट्रा। तो जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स हैं दे आर आल्सो बिहेव एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल्स। थर्ड कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस कैटेगरी है, जो जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिनके पास पाई बॉन्ड्स हैं, दे आर आल्सो बिहेव एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल्स। कंपाउंड कंटेनिंग compound containing containing lone pair of electrons, lone pair of electrons are न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें पाई बॉन्ड किसके पास है, जनरली देखो एक तो एल्कीन के लिए बात कर लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड है। एल्काइन के लिए बात कर सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH पाई बॉन्ड है। और एक याद कर लीजिए बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड है इसके पास। तो पाई बॉन्डेड कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर बिहेव एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल्स। अब बात करते हैं कि यार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी, ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक मेटेलिक कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें मेटल जो होता है ना वो डायरेक्टली कार्बन से लिंक होगा, है ना। अगर मेटल डायरेक्टली कार्बन से लिंक होगा तो आप उसको क्या बोल दोगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हम लिख देते हैं यहां पर, देख लीजिए, द कंपाउंड in which metal is directly bonded with carbon are known as organometallic compound। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं, सबसे पहले बात करता हूं मैं, जैसे कि RMgX है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड लिगेंड। ग्रिग्नार्ड,
अब देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में अगर इस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो मेटल तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कार्बन के ऊपर क्या लग गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजेंट हो सकते हैं, जैसे RLI, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। RNA ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। R2CuLi ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड गिलमान रीजेंट। R2ZN, R2CD, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं एंड दे आर ऑल बिहेव एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है जितने भी पोलराइजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो पहले भी मैंने बता रखा है आपको कि ऑल पोलराइजिंग मॉलिक्यूल्स, ऑल पोलराइजिंग पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप functional group are electrophile as well as what, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। क्योंकि उसमें दोनों ग्रुप रहते हैं, मैंने आपको बताया है। जैसे मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप है, अब अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा और कार्बन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यहाँ डेल नेगेटिव रहेगा, यहाँ डेल पॉजिटिव रहेगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बताओ, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह, यस सर। इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। क्लियर। अब प्रॉब्लम जानते हो क्या है, प्रॉब्लम है कि यार न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, पहला पॉइंट, और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेस में डिफरेंस क्या होता है। समझो, थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। मैंने आपको जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ाए हैं उसमें एक न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लो, ऐसे जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, OH नेगेटिव आयन। मैंने इसी क्यों लिया है समझा रहा हूँ बाद में, है ना। OH नेगेटिव आयन को अगर मान लो मैं कहूँ कि यार OH नेगेटिव आयन बेस है, तो तुम इसको बेस मानने से मना नहीं कर सकते। और मैंने कहा है कि जो लोन को डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो एक्चुअल में OH क्या है, क्या OH बेस है या क्या OH न्यूक्लियोफाइल है, या क्या बेस या न्यूक्लियोफाइल में कोई डिफरेंस होता है। तो पहले मैं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या एक्चुअल में बेस और डिफरेंस, बेस में और न्यूक्लियोफाइल्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब तक आप बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस नहीं समझोगे ना, आपको आगे की कहानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फील होगी। तो आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान से बनना है। मैंने इस टॉपिक को इसीलिए रोका था क्योंकि ये इसका जो बेसिक पॉइंट है ना कि यार बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस, तो OH नेगेटिव आयन क्या बेस है या OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल्स है। क्योंकि मैंने ऑब्वियसली यार तुम जानते हो OH नेगेटिव आयन बेस होता है और मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल्स में लिखा है। तो क्या बेस और न्यूक्लियोफाइल एक होते हैं या बेस या न्यूक्लियोफाइल कोई अलग अलग चीजें होती हैं, और अगर ये अलग अलग हैं तो क्या डिफरेंस होता है, ये सीखना है आपने को इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यार न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। जैसे आपने वर्ड पढ़ा है बेसिसिटी, तो बेसिसिटी मतलब है ना, एक बेस बनने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है अंदर, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कोई बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसको उसके अंदर होती है बेसिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है कि पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट नॉट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो पहले इसी की बात करते हैं, क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पावर ऑफ
पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल is known as nucleophilicity. Power of nucleophile is known as what? Nucleophilicity. And all nucleophile are Lewis base. All nucleophile are Lewis base. All nucleophile are what? Lewis base. तो अब बात समझनी है कि क्या बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक ही चीज है या डिफरेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट डालते हैं, डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। difference difference between basic strength and nucleophilicity। न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो ध्यान से समझना। देखो जैसे ऐसे समझो आप, जैसे ये OH नेगेटिव आयन है, ठीक है ना, ये OH नेगेटिव आयन है। अब इसको बेस कहोगे या इसको एसिड कहोगे, मतलब बेस कहोगे या इसको न्यूक्लियोफाइल कहोगे। तो हमने कहा कि अगर आपका OH नेगेटिव आयन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है H प्लस आयन को, अगर आपने किसी भी एटम के लोन पेयर को डोनेट कराया है H प्लस आयन को, ठीक है, तो वो HOH बना था भाई, OH ने लिया है, तो तब इसको तुम क्या बोलोगे, OH नेगेटिव आयन को बेस बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप? बेस। तब ये बेस है। और अगर तुमने OH नेगेटिव आयन के लोन पेयर को H प्लस आयन के अलावा किसी को भी डोनेट कराया, H प्लस आयन को नहीं कराया तुमने, H प्लस आयन को लोन पेयर डोनेट नहीं कराया, H प्लस आयन के अलावा तुम किसी को भी लोन पेयर दे दो, किसी को भी दे दो भाई, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने क्या लिखा है कि मैंने यहाँ लिख दिया CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, तो तुमने अपना लोन पेयर दिया CH3 पॉजिटिव को, तो क्या बन गया CH3OH। तो अब ये जो है ना, ये बेस नहीं है, अब क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल बेस में क्या डिफरेंस, कि अगर लोन पेयर H प्लस आयन को दे रहे हो तो क्या कहोगे तुम इसे, बेस कहोगे। और H प्लस आयन के अलावा छोड़ करके तुमने बाकी किसी को भी अपना लोन पेयर दिया तो क्या बोलोगे उसको तुम, न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। क्लियर। तो सबसे पहले तो यही डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, इफ a compound donate a lone pair to H plus ion then it will be base। तो आप इसे क्या बोल देना, बेस बोल देना। क्लियर। if a compound donate lone pair of electron to any atom except
except H plus ion, then it will be what? Will be what? न्यूक्लियोफाइल। तो आप इसे क्या कहोगे? न्यूक्लियोफाइल। अगर आपने नेगेटिव चार्ज H प्लस आयन, लोन पेयर H प्लस आयन को दिया है तो क्या बोलना उसको? एसिड। और H प्लस आयन के अलावा तुमने किसी को भी लोन पेयर दिया है तो तुम उसे क्या बोल देना? न्यूक्लियोफाइल्स। इट इज क्लियर? बोलो भाई। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, समझो ध्यान से। ये तो पहला डिफरेंस समझ में आया अपने को, ये पहला पॉइंट हमने लिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर तुमने H प्लस आयन OH को दिया तो यहाँ OH बॉन्ड बना है, यहाँ OH बॉन्ड बना है। और यहाँ पर तुमने ऑक्सीजन ने जो लोन पेयर दिया वो C को दिया है तो यहाँ CO बॉन्ड बना है। अब बताओ HO बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ अच्छा काम कर रहा है? OH के पास में, क्योंकि हाइड्रोजन हाँ की सर। इलेक्ट्रॉन कितनी 2.1 और कार्बन की कितनी 2.5। तो तो यानी कि जो आपने एसिड बेस रिएक्शन कराई है उसमें बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल बना है। जो तुमने न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन कराई है उसमें बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है, जहां पर हम स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। जबकि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होती है। दैट मीन्स उसकी रेट तो अच्छी होती है लेकिन उसके जो बॉन्ड होते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। क्लियर? तो मैं डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ कि जो बेसिसिटी है वो काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है, जबकि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, यानी कि वहां रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टेबिलिटी फोकस नहीं करनी होती है। जबकि बेसिसिटी में स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस रहता है ना, और ऑब्वियसली स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समझिए ध्यान से। दूसरा पॉइंट क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ strength is thermodynamically is thermodynamically thermodynamically controlled controlled प्रोडक्ट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ TCP। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको? TCP। यही बोलूंगा मैं आगे जाकर के भी, है ना, फिर मैं पूरा नाम नहीं लूंगा। TCP मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और इसका मतलब क्या है कि आप फोकस किस पे कर रहे हो? स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर। एबिलिटी। यानी कि आपने फोकस किया है किसके ऊपर? स्टेबल बॉन्ड नॉट स्टेबिलिटी। स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर आप दूसरी तरफ बात करोगे, है ना, तो दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिकली काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो यहां पर मतलब क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे?
KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और इसमें हम फोकस करते हैं, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मोर, रेट ज्यादा होगी, जल्दी बनेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज मोर, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, बट स्ट्रेंथ इज व्हाट, लेस। लेकिन उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। क्लियर? अब देखो ये दो पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं कि किसी भी ग्रुप या पीरियड में क्या बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 3, देखो अब पॉइंट नंबर 3 को समझने के लिए आपको पहले कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, है ना, तो क्या कहानी होती है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ लिखा NH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ लिखा OH नेगेटिव चार्ज, और यहाँ लिखा F नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। मुझे इसके बारे में बात करनी है। अब यार देखो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, समझिए ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं कि एनायन की स्टेबिलिटी की बात, वही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, कार्बन इज नॉट ए इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो स्टेबिलिटी में फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन OH, देन NH2, देन CH3 नेगेटिव है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी तो ये होगी अपनी, स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यार ये एसिड के बारे में बात करूं, यार एसिड के बारे में बताओ हमें। तो मतलब बेसिसिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिसिटी का मतलब ये है कि H प्लस आयन पे पहले कौन अटैक करेगा, क्योंकि H प्लस आयन पे सबका अटैक कराऊंगा तभी मैं इनको बेस को बोल पाऊंगा, क्योंकि बेस कौन, जो H प्लस आयन को अपना रोल पे डोनेट करे। तो सोचो, जो जितना ज्यादा, है ना, अनस्टेबल होगा, उसकी अटैक करने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी में फ्लोरीन आगे है, तो अनस्टेबिलिटी में कौन आगे हो जाएगा, CH3 नेगेटिव आयन। तो अगर तुम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे, बेसिसिटी की बात करोगे, तो बताओ बेसिसिटी के ऑर्डर में CH3 सबसे आगे हो जाएगा, देन NH2 नेगेटिव हो जाएगा, देन OH नेगेटिव आयन हो जाएगा, देन कौन आएगा, F नेगेटिव आयन। तो क्या कह रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, बताओ, डिक्रीज कर रही नहीं कर रही है, बोलो। हाँ सर। बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी का पॉइंट आप वापस बता सकते हो, मुझे समझ नहीं आया। हम्म, देखो बेस कौन, जो अपना लोन पे डोनेट करे, बेस कौन, जो लोन पे डोनेट करे। अब लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी किसके पास होगी, जो नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं करेगा। यार मैंने पढ़ाया था आपको, बेस कौन, जो लोन पे हाँ डोनेट हाँ। करे। तो यार कार्बन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन की क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है। नेगेटिविटी कम है ना उसकी, तो उसके पास होल्ड हाँ करने की कैपेसिटी कम, तो डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा। और जो हाँ। जितनी जल्दी लोन पे डोनेट करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, कम, ज्यादा रहेगा। ज्यादा रह जाएगा। अच्छा, अब मैं कहूं कि मैं किसी H प्लस आयन को छोड़ करके किसी दूसरे एटम को लोन पे डोनेट कराना चाहता हूं, तो उस कंडीशन पे बताओ मैं कौन सा ऑर्डर लिख दूंगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिख दूंगा। तो हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे तो जितना ज्यादा अनस्टेबल एनायन होगा, क्या उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी उतना उतना ज्यादा होगा। ज्यादा रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, तो CH3 नेगेटिव आयन, देन कौन आएगा, NH2 नेगेटिव आयन, देन कौन आएगा, OH नेगेटिव आयन, देन कौन आएगा, F नेगेटिव आयन। यस और नो। तो इससे यस। हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि अलोंग द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी फॉलो सेम ऑर्डर। यस और नो बताओ। हाँ सर। तो रिजल्ट लिखिए यहाँ पर,
और ध्यान रखेंगे इस पॉइंट, अभी ये सब जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। along the period along the period nucleophilicity nucleophilicity and basic character follow same order, दोनों सेम ऑर्डर फ्लो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। देखो पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 4 है कि अगर हम किसी ग्रुप में डाउन जाए, मतलब नीचे की तरफ जाए, है ना, तो बेसिसिटी और, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं अलोंग द ग्रुप along the group along the group nucleophilicity nucleophilicity and basic character have opposite order। अब यार अपोजिट ऑर्डर कैसे आ रहा है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि गेम समझिएगा, देखो ध्यान से। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो ये NH3 है, ठीक है, NH3 है, यहाँ पर PH3 है, यहाँ पर ASH3 है, यहाँ SBH3 है और यहाँ BIS3 है। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। देखो समझो गेम। देखो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिफाइन किया जाता है। तो मतलब मेरे कहने का क्या है कि जैसे मान लीजिए ये H+N है, ये H+N है। अब नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। लोन पेयर तो भाई सब में एक जैसे ही है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, कम है। नीचे वाले का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, नीचे क्या है, कम है, ऊपर क्या है, ज्यादा है। तो H+Ion जब अटैक करने जाएगा तो पहला अटैक कहाँ करेगा, वो NH3 के ऊपर। तो अगर मैं बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करूंगा ना, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो कौन होगा, NH3, देन PH3, देन ASH3, देन SBH3, देन BIS3। बेसिसिटी डेंसिटी से डिपेंड की जाती है। अब बात करते हैं A पॉजिटिव है मेरे पास में। अब यार A पॉजिटिव जो है ना, उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि लोन पेयर कितनी जल्दी मैं खींच सकता हूं, उसको डेंसिटी से मतलब नहीं होता है। नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा है, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, लोन पेयर यहाँ बैठा हुआ है। और बिस्मिथ की तुम बात करोगे तो यार पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, लोन पेयर यहाँ रखा हुआ है। तो इसके ऊपर एट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का कम है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो जब डोनेट करने की बात करोगे ना लोन पेयर की, तो कौन जल्दी डोनेट करेगा, जिसका साइज बड़ा है। बिस्मिथ। तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में बिस्मिथ फ्यून की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो अमोनिया से क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा।
तो बेसिसिटी डेंसिटी से डिफाइन की जाती है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज को फेवर कर जाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। यस है ना? बेसिसिटी किससे डिफाइन कर जाती है ना? डेंसिटी। डेंसिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे डिफाइन कर जाती है? बताओ। साइज साइज। से। साइज बढ़ेगा तो लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। डिक्रीज होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर, है ना, सीधी सी बात ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है? बताओ, बोलो भाई। बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो। सर आपने अगर क्या आप बताया अभी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। सर आप रिपीट कर सकते हैं आपने क्या पूछा था सर? बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ओ क्या होगी? ओके सर। बताओ। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऊपर से नीचे जाएगा। इंक्रीज करेगी। ऊपर ऊपर सबसे कम होगा, नीचे सबसे ज्यादा होगा। इंक्रीज करेगी ना? हाँ। हाँ सर। ओके। एक क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से। बताइए, H2O और H2S, बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा है? विच वन इज द मोर बेसिक? सर H2O होगा शायद H2 सर, is यस, more basic. H2O। बिकॉज एग्जाम्पल्स में भी ऐसा होता है। ठीक है ना? बेसिक ऑर्डर हो गया। हाँ और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा? H2S is more nucleophilic. यस, इन कंपैरिजन H2, H2S एस इज इज मोर। मोर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, याद रखिएगा। आप जब डाउन द ग्रुप आएंगे, है ना, तो आपकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है और जो बेसिसिटी है वो अपोजिट ऑर्डर फॉलो कर जाती है। और जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम ऑर्डर फॉलो कर जाती है। इट इज क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए अपने पास में? 3 4 5 पॉइंट लेना। फोर्थ हो गया। ओके, फिफ्थ पॉइंट। देखो, अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, तो फिफ्थ पॉइंट है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट सेम होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज फॉर व्हाट? फॉर सेम अटैकिंग रिएजेंट, फॉर सेम अटैकिंग एटम। अगर अटैकिंग एटम क्या है? सेम है। वहीं पर अगर तुम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है साइज के ऊपर। बेसिक स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। क्लियर है? वो ऑलमोस्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अब इस बात को समझो को ध्यान से, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें सबसे पहले लिखा मैंने CH3 CH2O नेगेटिव।